बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 70। आज बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एस्फेयर के लिए। यानी कि एस्फेयर क्या हो गया, एक बार होलो स्फेयर, एक बार सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर के अंदर या होलो स्फेयर के अंदर उसके सरफेस पे और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बेसिकली ये हमारे बोर्ड का शायद आखिरी टॉपिक होगा या आखिरी लेक्चर होगा जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग निकालेंगे। इसके बाद पोटेंशियल रहता है, जितना हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पड़े हैं सबका हम लोग फिर से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पोटेंशियल सिर्फ बोर्ड में पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारा ये शायद बोर्ड के लिए आखिरी है, अगले वीडियो में फिर बताएंगे क्या हो रहा है, क्या है, बच जाता है कि नहीं बचता है, मे भी ये आखिरी होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के लिए कैसे होगा, उसके अंदर और स्फीयर के बाहर। पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हॉलो स्फीयर जो हम लोग बोर्ड में पढ़ना है। सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है बोर्ड में, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। एक उसका एग्जाम्पल है, शायद लास्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, वो सॉलिड स्फीयर पे है, ठीक है। तो हम लोग सॉलिड स्फीयर पढ़ लेते हैं। एक बार कंडक्टिंग पढ़ेंगे और एक बार क्या पढ़ेंगे, नॉन कंडक्टिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग। अभी किसका बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन कंडक्टिंग। बेसिकली अगर हॉलो स्फीयर की बात करेंगे तो जैसे हम लोग सिलेंडर के केस में देखे थे कि नॉन कंडक्टिंग हॉलो लो या कंडक्टिंग हॉलो लो या कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर लो, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आया था। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी होगा। चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या थिन सेल भी बोलते हैं, हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या इसको क्या बोल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या ये भी बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। चलो उस पे आते हैं हम लोग, अभी जब कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेशन तब बताएंगे बेसिकली कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, सबसे पहले क्या दिया कि हमारे पास एज्यूम कर लो कि एक स्फीयर है। अभी कौन सा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। तो एज्यूम कर लो कि सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। ये स्फीयर है, इसका रेडियस एज्यूम कर लेते हैं कितना है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और इस पे चार्ज जो है क्यू वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज क्यू या प्लस क्यू यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसके सरफेस पे जो क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसके लिए, इस नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए। कहां पे निकालेंगे, एक बार अंदर निकालेंगे कि इनसाइड क्या होगा, एक बार कहां निकालेंगे, आउटसाइड क्या होगा, और सरफेस पे भी निकाल सकते हैं कि सरफेस पे क्या होगा। क्लियर बात। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। बेसिकली किसका यूज करके निकालना है, गॉस लॉ को अप्लाई करके निकालना है। हम लोग बेसिकली जितना 3 दिन से जो भी हम लोग वीडियो कर रहे हैं सब किस पे बेस्ड है, सब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे बेस्ड है। पहला हम लोग वायर के निकाले, सिलेंडर के लिए निकाले, सीट के लिए निकाले, सब कुछ किसके लिए था, सब कुछ गॉस लॉ का एप्लीकेशन से निकालना था। तो बेसिकली ये जो हम लोग कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड या हॉलो जो भी हम लोग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सब किसका यूज करके कैलकुलेट करेंगे, गॉस लॉ का यूज करके कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बात। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनसाइड। चलो हम लोग ले लेते हैं केस 1। सबसे पहला केस 1, इनसाइड द स्फीयर। बार बार हॉलो स्फीयर लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या लिखते हैं, इनसाइड द स्फीयर। यानी कि हमको क्या करना है कि हमारे पास ये जो हॉलो स्फीयर दिया है जिसका रेडियस आर और चार्ज क्यू है, इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे
कोई एक जनरल पॉइंट सेलेक्ट करो, उस जनरल पॉइंट पे क्या निकालना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। क्लियर बात? तो चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक जनरल पॉइंट हो गया पी, यहाँ पे जनरल पॉइंट हो गया पी। वो कितना डिस्टेंस पे है? एज्यूम करो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो हम लोग पहला केस क्या लेंगे, इनसाइड द स्फीयर। इसका मतलब जो डिस्टेंस है स्मॉल आर वो क्या होगा, वो कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा। अरे ऑब्वियस ही बात है, इनसाइड है, कैपिटल आर तो फिक्स है, तो ये स्मॉल आर पॉइंट क्या होगा, इसके अंदर ही कहीं घूमेगा, और अंदर घूमेगा तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इस कैपिटल आर से कम होगा। तो इनसाइड द स्फीयर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम है। फिर हम लोग बेसिक्स पे आते हैं। बेसिक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, गॉस लॉ से। बार बार हमको पता है, बार बार बोले हैं कि जब कभी भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करना होता है, फ्लक्स लिखना होता है। दो मेथड से, एक क्या होगा, एक हम लोग गॉस लॉ यूज करके फ्लक्स लिखते हैं और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके फ्लक्स लिखते हैं। क्लियर है बात? तो अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके फ्लक्स लिखेंगे, सॉरी एक बार गॉस लॉ का यूज करके फ्लक्स लिखेंगे, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको गॉसियन सरफेस चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो क्या लेंगे, एज्यूम दैट ए hollow sphere and other sphere, assume that an other sphere of radius small r passing through point, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा हम लोग स्फीयर को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, जिसका रेडियस कितना दिया है, स्मॉल आर दिया है, और जो कहां से पास हो रहा है, इस पॉइंट पी से पास हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये हम लोग क्या कंसीडर कर लिए हैं, गॉसियन सरफेस। ये क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस इसको बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। क्लियर है? अब हमको क्या लिखना है, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, नाउ अकॉर्डिंग टू assume that an other sphere of radius are passing through point P as a Gaussian surface, Gaussian surface के फॉर्म में एक अनदर स्फीयर को कंसीडर करेंगे जो जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, जो कंसेंट्रिक होगा और कहां से पास करेगा, पॉइंट पी से। क्लियर बात? तो हम लोग क्या कर लिए, गॉस लॉ निकालने के लिए, गॉस लॉ से फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिए हैं। अगला काम क्या होगा, फ्लक्स लिखना। तो क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। हम लोग बार बार लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्या होगा गॉस लॉ से, कि टोटल फ्लक्स जो होता है किससे, क्लोज सरफेस से, वो क्या होता है, समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लिख सकते हैं हम लोग, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ, यहां से अगर हम फ्लक्स लिखना शुरू करते हैं, यहां से जो हमारा फाई टोटल होगा, अब इनक्लोज चार्ज, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा। अच्छा ये बताओ, ये स्फीयर कैसा है, हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है। अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहां पे जाएगा, जहां पे मास होगा, चार्ज के पास मास होता है। हॉलो स्फीयर के केस में क्या होता है, अंदर तो खाली होता है, हवा भरा होता है, या हो सकता है वैक्यूम भी हो। तो अंदर जो भी चार्ज इसको दिया जाएगा, टोटल चार्ज कहां पे होगा, इसके सरफेस पे होगा। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, 0। इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है, 0 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि फाई टोटल कितना हो गया, 0। टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से कितना हो गया, 0 हो गया। फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए हम लोग, यानी कि गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब क्या लिखेंगे, अब लिखो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स। चलिए यहां से लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा तो यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करते हैं, अकॉर्डिंग टू
डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स। क्या होता है वो डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स? एज्यूम करो यहाँ पे जो ds होगा वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर होगा, लिख सकते हैं ना। अरे हम लोग पढ़े हैं भाई कि जो ds होता है, एरिया वेक्टर होता है, वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर वो कहाँ से पास करेगा, इसके जो स्फीयर होगा या हमारे पास क्या होता है सर्कल होता है, अगर उसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहाँ से पास करेगा, उसके सेंटर से पास करेगा, क्योंकि रेडियस ही परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए यहाँ से आर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग हमेशा क्या लेंगे, रेडियली आउटवर्ड। अब ये मत समझना कि यहाँ से अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये समझ के चलना है, मान के चलना है कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। चलो इसको ब्लैक कलर से बनाया थे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। यानी कि अगर हम डिफिनीशन से लिखें तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट कितना, डी फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई डॉट कितना, डी एस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी एस इंटू कितना, कॉस 0 डिग्री। तो इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से, तो डी फाई का फ्लक्स कितना हो गया, फाई। और यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग एरिया सेलेक्ट कर लिए, कितना, डी एस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही है तो इसका फ्लक्स कितना होगा, इस छोटे से एरिया से फ्लक्स कितना होगा, इसको हम बता चुके हैं पहले, प्रूफ में बताया जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, छोटा सा अगर एरिया सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग डी एस, तो क्या होगा, डी एस हमारा क्या होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, और ई कांस्टेंट है कि यहाँ पे आर कांस्टेंट है, तो हमारा ई हो गया, डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एस। तो फाई कितना हो जाएगा, फाई टोटल कितना हो गया, ई इंटू एस। ठीक है, अब यहां से क्या लिख दो, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा हमारा, ई इंटू एस बराबर कितना है, 0। एस तो एरिया है, एस कभी 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या, यहां से 0 होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कहां पे, इनसाइड। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ। कैसे कैलकुलेट किए, सबसे पहले क्या लिए, गॉस लॉ से हम लोग फ्लक्स लिखे। फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स 0 था, क्या कि इसके अंदर चार्ज 0 होगा। फिर इस फ्लक्स को किससे कैलकुलेट करेंगे, इस फ्लक्स को मैथमेटिकल फॉर्म से कैलकुलेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो एस तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहां से क्या लिखेंगे, इनसाइड, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड inside the sphere, hollow sphere लिखो, inside the hollow sphere is 0, sphere is 0। चलो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर था वो कितना है, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर बात। अब हम लोग कहां पे निकाल सकते हैं, इसके आउटर सरफेस पे निकाल सकते हैं, या उसके सरफेस पे निकाल, इसके बाहर किसी पॉइंट पे निकाल लो, या फिर कहां निकाल लो या इसके बाहर किसी पॉइंट पे निकाल लो, या फिर इसके सरफेस पे निकाल लो। थोड़ा सा ज्यादा पास हो जाएगा, पहले तुम इसको लिखो फिर हम इसके आउटर सरफेस में निकालते हैं। एज इट इज सेम मेथड होगा निकालने का, लेकिन थोड़ा जगह कम है। पहले इसको आप लोग लिखे, पॉज करो वीडियो को, और इसको लिखो, फिर हम निकालना सिखाते हैं। जल्दी लिखो, डन। चलिए मिटा दें। चलो इसका केस सेकंड लेते हैं हम लोग। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। अब कहां पे लिखते हैं हम लोग, अब लेते हैं हम लोग क्या, केस सेकंड, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर, यानी कि एज्यूम कर रही हमारा क्या हो गया, स्फीयर हो गया। वही सेम, इस पे चार्ज कितना दिया है, इस पे चार्ज दिया है हमको Q, प्लस Q चार्ज है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, R। अब एज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, और जो P पॉइंट है वो कहाँ है, इसके स्फीयर से बाहर, यानी कि इस बार जो हमारा स्मॉल r का वैल्यू है वो क्या होगा, हमारा जो स्मॉल r है वो ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से।
यानी कि जो पॉइंट है इस स्फीयर के बाहर होगा। तो हमको क्या बताना है, तो हमको ये बताना है कि इस स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है बात। फिर क्या लिखेंगे, वही सारा प्रोसेस जो अभी किए हैं। बार बार बोल रहे हैं, जब भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा दो मेथड से। पहला मेथड कहां से आएगा, पहला मेथड आएगा गॉस लॉ से, और दूसरा मेथड कहां से आएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला से। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ से लिखेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले गॉस लॉ से लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। जैसा गॉसियन सरफेस हम लोग अंदर एज्यूम किए थे वैसा ही गॉसियन सरफेस किधर एज्यूम करेंगे, इस पॉइंट पी से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो चलो हम लोग गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिए जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और जो कहां से पास हो रहा है, कंसेंट्रिक स्फीयर है, जो कहां से पास हो रहा है, पॉइंट पी से पास हो रहा है। तो हमको क्या लिखना है, इससे फ्लक्स लिखना है। तो क्या लिखेंगे, आगे लिखना शुरू करो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। देखो ये बेसिकली समझ में आना चाहिए कि गॉसियन सरफेस हम लोग हॉलो स्फीयर या स्फीयर को ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बार बार बोले हैं कि जब कभी भी अगर आपको सिर्फ बोर्ड के लिए प्रूफ करना है तो हमेशा जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है वो गॉसियन सरफेस क्या हो जाता है, जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और हम लोग पढ़े थे कि स्फीयर के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, दूसरा कोई स्फीयर होता है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, कंसेंट्रिक स्फीयर ले लिए। अगर नहीं, किसी को ऐसा नहीं समझना है, किसी को पूरा एकदम डिटेल चाहिए, या ये चाहिए कि नहीं सर क्या है हम लोग मानेंगे, तो क्या होता है, तुमको ये पता होना चाहिए कि गॉस लॉ हम लोग बोले थे कि कब यूजफुल होता है। तो गॉस लॉ यूजफुल होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो चार्ज से सिमेट्रिकल होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो भी गॉसियन सरफेस पे सिमेट्रिकल होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है होना चाहिए, वो एंगल क्या होना चाहिए, वो एंगल कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर है या स्फीयर है तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एक दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर लेना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तभी ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस क्या हो रहा है, स्फीयर हो रहा है। क्लियर है। तो अब ये बताओ, अगर हमको फ्लक्स लिखना है, ये कौन सा, ये बड़ा वाला स्फीयर से, समझना ध्यान से, फ्लक्स किसे लिखना है, ये बड़ा वाला चाहिए। गॉसियन सरफेस हम लोग किसको सेलेक्ट किए हैं, ये बड़ा वाला स्फीयर, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है गॉसियन सरफेस, ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। अगर हमको क्या करना है, अगर इस टोटल चार्ज कितना होगा, अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये पूरा गॉसियन सरफेस है। क्लियर बात। अब इसके अंदर कितना चार्ज होगा, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, जितना चार्ज इस स्फीयर पे होगा। अरे ऑब्वियस ही बात है यार, एज्यूम कर लो कि मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एक स्फीयर है, एक बॉल है, ठीक है, बॉल पे हम लोग 10 के कितना भी 10 कूलम या 15 कूलम या 20 कूलम चार्ज दे दिए, और उस बॉल को हम लोग क्या किए, एक बहुत बड़े बॉल के अंदर डाल दिए। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो बहुत बड़ा बॉल है उसके अंदर कितना चार्ज है, तो जितना छोटे वाले स्फीयर पे, छोटे वाले बॉल पे चार्ज होगा, तो ये बहुत बड़ा बॉल के अंदर हमको क्या दिया है, एक छोटा सा बॉल दिया है, और इस पे चार्ज कितना दिया है, क्यू। अगर इस पे, इसके अंदर चार्ज क्यू है या इस पे चार्ज क्यू है, तो इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा, क्यू चार्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स में क्या लिखेंगे कि इसके अंदर कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एप्सिलॉन। यानी कि फ्लक्स लिख दिए, जो हमारा टोटल फ्लक्स है किससे, इस गॉसियन सरफेस से, कितना हो गया, क्यू डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब क्या लिखेंगे, अब दूसरे मेथड से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एक तो हम लोग क्या लिखे, गॉस लॉ से लिख दिए, अब दूसरा क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म से। अब क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के डिफिनीशन से क्या होता है कि ये बताओ, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली पास होगा। यानी कैसे रेडियली होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ। हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अरे अंदर नहीं होगा, सॉरी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0।
यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक कहाँ से स्टार्ट होगा? इसके सरफेस से बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर की तरफ। अब ये बताओ, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर क्या होगा? ये वाला सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डीएस भी क्या होगा? इधर होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एस भी क्या होगा? ऐसे, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एस, यानी कि कहीं पे भी अगर एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें, अगर पहले छोटा सा फ्लक्स लिखें, यहाँ पे अगर कंसीडर कर ले हम लोग छोटा सा एरिया, एज्यूम कर लो ds, तो क्या लिखेंगे? जो d फाई होगा, डिफिनीशन से क्या होता है? e डॉट कितना हो जाएगा? ds। d फाई को क्या लिख सकते हैं? e इंटू क्या? ds। तो यहाँ से जो d फाई होगा, d फाई कितना हो गया? e ds इंटू कितना? cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होगा? cos 0 कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से d फाई हम लोग कितना लिख सकते हैं? जो हमारा d फाई होगा वो d फाई कितना हो गया? इधर लिखो, जो हमारा d फाई होगा वो d फाई कितना हो गया? e इंटू ds। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, d फाई का इंटीग्रेशन, फाई e कांस्टेंट है, यानी कि थ्रू आउट यहाँ पे r कांस्टेंट है, तो e कांस्टेंट होगा, e बाहर आ जाएगा, तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? s। यानी कि यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना हो गया? e इंटू एस। और s क्या है यहाँ पे? एस सरफेस एरिया है किसका? ये गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो देखो यहां से फ्लक्स कितना है? q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से फ्लक्स कितना निकालना है? e इंटू एस। तो अब क्या लिख सकते हैं? नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, चाहे नाउ फ्रॉम 1, यहां से क्या लिखेंगे? e इंटू एस बराबर कितना हो जाएगा? q बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। E इंटू एस इजिकल टू कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या लिखेंगे यहाँ से? E इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। और S इसका सरफेस एरिया, तो स्फीयर का या होलो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 पाई स्मॉल r का क्या? होल स्क्वायर। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर के पॉइंट के लिए वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? K। यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो गया? KQ डिवाइडेड बाई क्या? आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि बाहर के पॉइंट के लिए बेसिकली अगर हॉलो स्फीयर है उसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज की तरह। याद करो, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे सॉरी एज्यूम करो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई एक पॉइंट चार्ज है Q। अब इससे किसी जनरल डिस्टेंस R पे हमारे पास कोई पॉइंट है P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इसका फॉर्मूला हमको आता है, कितना होता है? KQ डिवाइडेड बाई क्या? R स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास कोई हॉलो स्फीयर है, कोई स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q, और इसके सरफेस से बाहर अगर कोई पॉइंट P होता है और वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो वहां पे भी कितना हो जाएगा? KQ बाई R स्क्वायर। और R क्या होगा? उसके सेंटर से उस पॉइंट का दूरी, डिस्टेंस, उसके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? KQ बाई आर स्क्वायर। अगर कोई पूछता है कि उसके सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस पे भी लेना होगा तो एग्जैक्ट सेम करेंगे। सरफेस पे भी लेना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे छोटा सा, तो चार्ज कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जितना इस पे चार्ज होगा वहीं इसके सरफेस पे चार्ज होगा। अब वहां से यहाँ पे S कितना आएगा? बाकी ये सब सारा टर्म सेम रहेगा। यहाँ से d फाई E इंटू ds, E इंटू एस आएगा। यहाँ पे भी अगर फ्लक्स लिखे, एरिया ले ले गॉसियन सरफेस, तो E इंटू एस लिखेंगे, लेकिन S किसका लिखेंगे? अब इसका इस स्फीयर का क्या? इस स्फीयर का सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जितना ई वाले स्फीयर का हमारे पास रेडियस होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सरफेस पे क्या लिखेंगे? एट द सरफेस, डायरेक्ट लिख देते हैं एट द सरफेस, कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाई कितना? कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है बात? क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। किसके लिए? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। हॉलो क्या? नॉन कंडक्टिंग। अगर लिखना हो कि ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो यही होगा हॉलो चार्ज नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड
हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कितना होगा 0, इनसाइड कितना होगा अभी निकाले हैं क्यू इनसाइड 0, सरफेस पे कितना होगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल क्या है इस स्फीयर का रेडियस, और उसके बाहर कितना हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। सिमिलरली अगर आता है, अब ध्यान से समझना, अगर ऐसे ही आता है डेरिवेशन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, अगर यहाँ पे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, क्योंकि फिर अगर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग। अच्छा डिफरेंस पता है ना कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है। कंडक्टिंग का मतलब कि कंडक्टर का बना होगा, अगर कोई कंडक्टर हो जैसे मेटल वगैरह हो, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या इंसुलेटर हो या ऐसा मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल पे हम लोग चार्ज देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग। कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो उसको क्या बोलते हैं कंडक्टर। क्लियर है, तो यही कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो उसके अंदर फिर क्या होगा 0, 0 क्यों होगा बाबू, कि हॉलो है तो फिर अंदर चार्ज कितना होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। सरफेस पे कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा सरफेस पे आएगा चार्ज, और इसके बाहर कितना हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो डेरिवेशन है किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज अगर कंडक्टिंग स्फीयर भी है तो उसके लिए सेम डेरिवेशन होगा और सेम फॉर्मूला वैलिड होगा। क्लियर बात। अगला आता है कि अगर हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, यहां पे लिख दो कंडक्टिंग, ये रहा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्यों सोचो, अगर हमारे पास बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए किसके लिए, कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो उसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा सेम होगा। अंदर कितना होगा 0, क्यों 0 होगा बाबू, हम लोग बार बार पढ़े हैं कि अगर हम लोग कंडक्टर को चार्ज देंगे तो जो चार्ज होता है कंडक्टर के क्या होता है, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे अपीयर हो जाता है। टोटल चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आ जाता है, इसीलिए अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा 0, तो अंदर चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर कितना हो जाएगा 0। सरफेस पे कितना होगा वही के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और बाहर कितना हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर बात। तो ये जो डेरिवेशन है वो 3 केस में वैलिड है कि अगर हमारे पास क्या हो नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो दोनों के लिए वैलिड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 और बाहर कितना के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए भी वैलिड है, अंदर कितना हो गया 0 और बाहर कितना हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर बात। ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, स्फीयर के लिए, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पूछे कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच, यानी कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। खुद से ड्रॉ करो, जल्दी से वीडियो को रोको और खुद से ड्रॉ करके बताओ कैसे होगा। बताओ नहीं सॉरी, देख लो खुद से, मैच करना बाद में। चलिए जल्दी देखिए। हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके किसके बीच, ई और आर। यानी चलो इधर हमारा आर हो गया पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस, इधर क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ई और आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले ये बताओ, अगर हमारा मान लो कि आर का जो वैल्यू है ये स्मॉल आर, जो हमारा उसके सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या रहे, वो उसके रेडियस के बराबर हो या उससे छोटा हो। अगर रेडियस से छोटा हो इसका मतलब क्या है, पॉइंट किधर है, पॉइंट हमारा इसके अंदर है, तो उसके अगर अंदर पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड द हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, या इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा।
ठीक है। जब आर का वैल्यू आर हो जाएगा, इसका मतलब उसके सरफेस पे, तो वहां पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम। वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम, और कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड लाइन से ड्रॉ की है, यानी कि इधर इसके अंदर जीरो है, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r², यानी इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ जाएगा 1/r² के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ग्राफ जाएगा। यानी कि ई और आर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के पोजीशन के बीच का जो ग्राफ होगा, किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, या फिर सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग के लिए, जो ई और आर का ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए, तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर लिए, किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर मान लो कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, और उसके लिए हमको क्या निकालना है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि उसके अंदर और उसके बाहर क्या होगा, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। करें, कोई खुद से करना चाहता है, अगर किसी को लगे कि हाँ खुद से कर सकता है, तो वीडियो को रोको, पहले खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिसको करना है वीडियो को रोके और करें। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, आज थीरी खत्म कर देते हैं, फिर 1-2 दिन आराम से इस पे क्वेश्चन करेंगे। अभी नहीं, 1-2 दिन नहीं, अभी आप लोग इस पे क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर। अगर फिर आज ही क्वेश्चन करवाना शुरू कर दे, इस पे 1-2 क्वेश्चन करवाना शुरू कर दे, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंदी बन जाएगा। तो पहले इसको पढ़ा देते हैं। इसके बाद जो हमारा पोटेंशियल बचा हुआ है, पोटेंशियल वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सीट के लिए क्या होगा, हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा, इस सब के लिए पोटेंशियल एक बार पढ़ा देते हैं। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन जो आएगा मेंस और IIT और नीट का जो क्वेश्चन होगा उसको करवाएंगे। उसके बाद बाकी आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर बात, तो रब कर देते हैं। चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, क्या दिया है, नॉन कंडक्टिंग, ये जरूरी है, नॉन कंडक्टिंग क्या, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज है और नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड स्फीयर। यानी कि ऐसे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ऐसे हमारे पास चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके, सॉलिड स्फीयर के, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसका रेडियस कितना दिया है, कैपिटल आर, और इस पे चार्ज कितना है, क्यू, जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो 2 केस में देता है, 2 कंडीशन होता है निकालने का, कि या तो आपको चार्ज दे देगा क्यू और रेडियस आर पे, या फिर आपको क्या दे देगा कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसकी यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितना है, रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज दे देता है, यानी कि चार्ज डेंसिटी दे देता है कितना, रो। तो काम करते हैं ना हम लोग, चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं और उससे क्वेश्चन कैलकुलेट, मतलब बेसिकली डेरिवेशन करते हैं। अगर एक बार देख लेते हैं कि एज्यूम कर लेंगे कि मान लो इसको अगर चार्ज क्यू दे देता, क्वेश्चन करके कि क्यू चार्ज दे देता, रेडियस आर होता, तब इसके इनसाइड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दिक्कत होगा तो एक बार कर ही लेते, केसी करके कर लेते हैं, खत्म होगा, कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर है, एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, कि गिवन क्या है, गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिटी ऑफ स्फीयर इज रो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी कितना आया, रो। इसके यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज हमको दिया हुआ है ये क्या है, रो, ये हमको गिवन है। तो हमको क्या निकालना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे, अंदर, बाहर और सरफेस पे। वही काम है जैसे हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए निकाले हैं, वैसे ही फिर किसके लिए निकालना है, सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना है।
देखो बोर्ड में इसका प्रूफ नहीं आता है, सॉलिड स्फीयर करके बोर्ड में नहीं पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल करके, तो आप लोग पढ़ लोगे, प्रूफ देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जिसको बोर्ड से एक्स्ट्रा पढ़ना है, नीट और आईआईटी के लिए पढ़ना है, उसके लिए तो जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कंसीडर करके चलते हैं, अंदर क्या लिखेंगे, केस 1 इनसाइड द स्फीयर, यानी कि जो फिर स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर के से छोटा, यानी कि इसके अंदर कोई जनरल पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, जो क्या है इसके अंदर है। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये वाला डिस्टेंस हमको कितना दिया है, ये वाला डिस्टेंस दिया हमको स्मॉल आर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बुआ, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्फीयर हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। एज्यूम कर लो एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस हमको कितना दिया है, स्मॉल आर। एक हॉलो स्फीयर ले लो जिसका रेडियस हॉलो स्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लेंगे जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है, स्मॉल आर। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, डायरेक्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखेंगे, जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई टोटल, वो क्या होता है, समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसमें हम लोग किसे डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। क्या हमको इसके अंदर चार्ज दिया है, नहीं, हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि इसके यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, रो। तो इसके वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा हम निकाल सकते हैं ना, हमको दिया हुआ है कि यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है रो, तो इसके वॉल्यूम पे कितना होगा, तो रो में क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इनक्लोज चार्ज निकल जाएगा। अरे क्लियर है ना, मान लो हमारे पास यूनिट वॉल्यूम पे कितना है, 1 कूलम्ब पर मीटर क्यू चार्ज है, तो 10 मीटर क्यू के वॉल्यूम पे कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 कूलम्ब पर मीटर क्यू, नहीं 10 कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे, फाई टोटल कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज, यानी कि इससे हम लोग क्या लिखना है, इस पे चार्ज लिखना है, तो इसके यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, रो, मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मतलब क्या, कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई इंटू कितना हो गया, आर क्यू, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया, टोटल फ्लक्स किसका यूज करके लिख दिए हम लोग, टोटल फ्लक्स गॉस लॉ का यूज करके लिख दिए। गॉस लॉ क्या बोलता है कि समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, इसके यूनिट वॉल्यूम पे हमको चार्ज दिया है रो, तो इस सैडेड रीजन यानी कि गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज होगा, तो क्या करेंगे, रो से इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से टोटल फ्लक्स कितना हो गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, तो क्या लिखते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा बाबू, फिर क्या लिखेंगे, चलो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एस। ई इंटू डी एस क्या हो गया, कि यहां से एक छोटा सा फिर एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो छोटा सा एरिया है डीएस, इससे फ्लक्स। अब हमको पता है डीएस का डायरेक्शन तो बाहर की तरफ होगा, अरे इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ही ना होगा, रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा बाहर की तरफ। हम लोग हमेशा क्या लेंगे, रेडियली आउटवर्ड लेंगे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, यहाँ से डी एस, ये पे लिखो ना, डी एस और ई के बीच का एंगल फिर कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ से डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई कितना हो गया, ई डी एस इंटू क्या, cos 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी फाई जो हमारा आएगा वो डी फाई कितना हो गया, ई इंटू डी एस। तो हमको क्या निकालना है, फाई निकालना है, टोटल फ्लक्स, तो इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो डी फाई की इंटीग्रेशन कितना हो गया, फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्या, आर फिर कांस्टेंट है, डीएस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एस, और एस क्या है, एरिया होगा किसका, ये छोटा वाला स्फीयर जो गॉसियन सरफेस हम लोग सेलेक्ट किए।
क्लियर बात। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो E इंटू एस, एरिया क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े स्फीयर का एरिया कितना, 4πr²। तो क्या लिखेंगे, 4π इंटू क्या हो गया, स्मॉल r²। और इसका रेडियस कितना दिया है, स्मॉल r, ये छोटा सा गॉसियन सरफेस वाला, उसी का एरिया लिखना है। फ्लक्स किससे लिखना है, ये छोटा वाले स्फीयर से। तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है, रो इंटू क्या, 4/3πr³ डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। 4π कैंसिल, r² से ये क्या हो जाएगा, r। तो यहाँ से E कितना हो गया, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, रो r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है सर, क्या है हमारा, चार्ज डेंसिटी है किसका, स्फीयर का। 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। यानी कि सेंटर से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ सकता है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इसके सरफेस पे, क्योंकि सरफेस से जैसे बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, आउटसाइड का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर है, क्लियर हुआ। कैसे किए हम लोग, पक्का क्या किए, यहां से अगर हमको फ्लक्स लिखना है तो क्या किया, यहाँ पे एक हम लोग एक हॉलो स्फीयर सेलेक्ट, सॉरी एक स्फीयर सेलेक्ट किए, क्या हो रहा है यार, एक स्फीयर सेलेक्ट किए। क्लियर है, इससे हम लोग को फ्लक्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, गॉस लॉ से लिखेंगे, Q इनक्लोज डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना चार्ज है, क्या करेंगे, यहाँ पे हमको रो दिया हुआ है और इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वॉल्यूम पे दिया है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या निकल गया, Q इनक्लोज निकल गया डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। तो इससे फ्लक्स निकाल लिए, मैथमेटिकल फॉर्म से फ्लक्स निकाल सकते हैं, E इंटू ds से, दोनों को इक्वेट कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E इज इक्वल टू रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे, इनसाइड, अंदर। अब क्या लिखेंगे, आउटसाइड। तो यहाँ पे लिख लो केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या लिखेंगे, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, स्मॉल r का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से कम था, यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग एक काम करो, डायग्राम लिख लो, फिर हम मिटा करके अलग से नहीं मिटाते हैं, फिर यहीं पे एक दूसरा हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। जल्दी से लिखो, हो गया। चलो देखो अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एज्यूम कर लो कि ये हमारा क्या था, सॉलिड स्फीयर। ये हमारा हो गया सॉलिड स्फीयर। चले यार एज्यूम कर लो तो समझदार, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। अब डायरेक्ट लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या था, स्मॉल r, ये वाला कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला कितना, कैपिटल R, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल r। अब डायरेक्ट लिखेंगे, जब भी फील्ड लिखना होगा तो फ्लक्स लिखना है कितना मेथड से, 2 मेथड से। एक क्या होता है गॉस लॉ, एक क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे देखो फ्लक्स लिखना है किससे, गॉस लॉ से। तो क्या बोलेगा फ्लक्स की Q समेशन ऑफ Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करो, ds। तो ds किधर होगा, बाहर की तरफ, ds का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे, कितना लिखेंगे, E डॉट कितना, ds लिख सकते हैं। अब Q इनक्लोज्ड, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा, फिर जितना इस पे चार्ज होगा, और इस पे चार्ज कितना होगा, एज्यूम कर लो कैपिटल Q, एज्यूम कर लेना। और नहीं लिखना है तो चलो लिख देते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा, लिख दे, एज्यूम कर लो कैपिटल Q, ठीक है। तो इसके अंदर समेशन ऑफ Q कितना हो जाएगा, कैपिटल Q। अगर नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो, रो यूनिट वॉल्यूम पे है, और इसका टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे चार्ज मिल जाएगा। इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू कितना, कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाई कितना,
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फिर ई डी एस, ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो गया एस। अब इसको एक क्यू चार्ज बोल देते हैं कि एज्यूम कर लो कि स्फीयर पे कितना चार्ज है क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाई क्या एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू एस। एस क्या होगा, एस एरिया होगा किसका, इसका गॉसियन सरफेस का, जिससे हमको क्या लिखना है, जिससे हमको फ्लक्स लिखना है। क्या होगा, एरिया होगा जिससे हमको फ्लक्स लिखना है। और किससे फ्लक्स लिखना है, ये वाले सरफेस से फ्लक्स लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर क्या हो गया, इसका आर कितना है स्मॉल आर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। फिर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, फिर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी कि जो आउटसाइड है, अब यहां पे भी लिख सकते हैं एट द सरफेस, सेम हो जाएगा एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई क्या कैपिटल आर स्क्वायर। यानी कि ये देखो कि नॉन कंडक्ट सॉरी सॉलिड और हॉलो, नॉन कंडक्टिंग बात कर रहे हैं, अब समझ सकते हो बार बार बोल रहे हैं। सॉलिड और हॉलो स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है उसमें डिफरेंस क्या है, हॉलो के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, लेकिन यहाँ पे हॉलो के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, ठीक है। यानी कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। और बाहर आउटसाइड द स्फीयर, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, हम किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर हमारे पास क्या बोला है कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है उसके बाहर निकालना है, उसके रेडियस से अगर बाहर यानी उसके सरफेस के बाहर निकालना है किसी जनरल पॉइंट पे, तो हमेशा किसका फॉर्मूला लगाना है, हमेशा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है। वो कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। चेंज कहां पे होगा, उसके अंदर। अगर हॉलो स्फीयर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0, अगर सॉलिड होगा तो कितना हो जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। तो ये किसका डेरिवेशन हुआ, ये डेरिवेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्लियर बात। जल्दी से लिखो, फिर इसका भी ग्राफ बनाओ, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन या डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाओ खुद से, और जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए, सॉरी जल्दी से इसको लिखिए। चलो डन, अब कर दें। यानी अगर इसके लिए हमको ई और आर के बीच का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, पहले देख लो इधर किसके किसके बीच का ग्राफ, ई और आर के बीच का ग्राफ। इधर चलो हमारा हो गया ई और इधर हो गया आर। सबसे पहले क्या होगा, अगर मान लो ये आर का वैल्यू किससे कम है, कैपिटल आर से, यानी वो उसके अंदर है या उसके बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा 1/r के प्रोपोर्शनल, यानी ऐसे। यानी किसका ग्राफ हो गया, ई और आर का ग्राफ हो गया। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है। जो कहां पे होगा, इसके सरफेस पे होगा। डन डन। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का रिलेशन। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो स्फीयर था सॉलिड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, उसके लिए डेरिवेशन था। अच्छा ये बताओ, चलो एक क्वेश्चन करके ही ले लेते हैं, किच किच नहीं होना चाहिए बीच में, कि अगर मान लो चार्ज दिया रहता क्यू, तो क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन करके ले लेते हैं, कि क्वेश्चन करके उसका प्रूफ कर देते हैं। सिर्फ अंदर ही, बाहर तो सेम ही होगा, तो उसके अंदर ही निकाल देते हैं। इसको रब कर दें। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसका रेडियस कितना है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका रेडियस कितना है कैपिटल आर। हमको क्या बताना है, हम इस पे चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। हमको क्या बताना है, इसके अंदर एक पॉइंट है पी, जो इससे कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे। तो क्या बताना है, फाइंड द
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्फीयर। चलो जी बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ क्या करना है, कर दे। डायरेक्ट क्या होगा, देखो डायरेक्ट लिखो, फ्लक्स लिखो, किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके। यहाँ पे गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो गया, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ई डॉट कितना ds, जैसे वो किए हैं ई डॉट ds, फिर 0 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, ds भी क्या हो गया बाहर, यानी क्यू इनक्लोज। इसके अंदर कितना चार्ज होगा हमको नहीं पता है, हमको पता है कि इसके टोटल वॉल्यूम पे कितना चार्ज है क्यू, तो वहां से यूनिट वॉल्यूम पे निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ से चलो लिख दो, मान लो इसके कितना हो गया, उसके अंदर चार्ज हो गया क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ds cos 0 डिग्री, ई इंटू डी एस इंटू क्या हो गया cos 0 1 हो जाएगा, बाहर निकल गया, ई भी बाहर निकल जाएगा, ds का कितना हो जाएगा s, यानी कि क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया ई इंटू एस। तो यहाँ से ई कितना निकल जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू डैश डिवाइडेड बाय कितना s इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब चलो क्यू डैश का वैल्यू निकालो, s का वैल्यू निकालो। अब हम जानते हैं कि क्यू चार्ज जो है इसके कितने, किस पे है, इसके वॉल्यूम पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसके यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा निकाल लो। वही रो जो हम पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट ले लिए थे, वो कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई कितने वॉल्यूम पे है, 4/3 पाई इंटू क्या आर क्यू। तो इसके वॉल्यूम पे कितना हो जाएगा, नाउ क्यू डैश कितना हो जाएगा, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना वॉल्यूम पे, अब यूनिट वॉल्यूम पे निकल गया तो इसके वॉल्यूम पे निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू क्या लिखेंगे, इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, 4/3 पाई कैंसिल, तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू कितना है स्मॉल आर क्यू। अब इस दोनों का वैल्यू कहाँ पे रख दो 1, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू डैश का वैल्यू कितना, क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, अरे इसका रेडियस सॉरी इसका एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या कर दे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्मॉल आर बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4 पाई आर क्यू इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से, ये टोटल टर्म फिर क्या है, कांस्टेंट, क्यू बाई 4 पाई आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, यानी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। तो इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। अगर मान लो हमको चार्ज दिया है, कोई एक स्फीयर है जिसपे चार्ज दिया है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि उसका कैपिटल, उसका भी रेडियस दिया है, और एक छोटा सा स्फीयर है उसके अंदर, या उसके अंदर छोटा एक कोई पॉइंट है, वहां पे पूछा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वहां पे पट से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। क्लियर बात। यहां से देखो, अब यूनिफॉर्म बार बार लिए थे, नॉन यूनिफॉर्म भी होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी निकालते हैं, तो उसको बेसिकली अब यहाँ पे लेक्चर में देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि उसको हम लोग क्वेश्चन में डाल दें, ठीक है, क्वेश्चन करके सॉल्व करें या यूज करें, ठीक है। इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखो, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, और वो रो के टर्म में भी याद रखो। अगर आपको क्वेश्चन करते को बोर्ड में तो आना नहीं है, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखोगे, एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, लेकिन अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हो। अब ये थोड़ा एक एग्जाम में आता है तो फिर आप ड्राइव करने बैठो कि कैसे ड्राइव होगा, फिर आएगा, तो दोनों याद रखो, रो के टर्म में दिया है उसको भी याद रखो, और ये चार्ज के फॉर्म में दिया है तो इसको भी याद रखो। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े कि बेसिकली अगर हमारे पास बोर्ड में क्या आता है, बोर्ड में हमारे पास ये आता है कि अगर होलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग भी दे सकता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, अंदर सरफेस पे और बाहर। आप सॉलिड स्फीयर भी देख सकते हो, बोर्ड में है नहीं बेसिकली, लेकिन एनसीईआरटी में बार बार बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन है तो मे भी कुछ भी हो सकता है यार, तो आप इसको पढ़ ही लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है
फील्ड और पोटेंशियल वाला, वो आई थिंक 99% सब कंप्लीट हो गया है। एक दो टॉपिक था शायद हम छोड़े थे, अब पता नहीं हमको कौन कौन सा टॉपिक था, शायद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करके था, जो आप खुद से पढ़ सकते हो। उसके लिए फिर अलग से थियोरेटिकल वीडियो बनाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो आप खुद से उसको पढ़ सकते हो। बाकी आगे कल देखते हैं, मे भी कुछ नहीं छूटा होना चाहिए, कल देखते हैं, शायद कंप्लीट है। कल हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल, पढ़ते हैं जितना हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी है उसके लिए पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर उसके आगे देखेंगे। मे भी हम लोग का इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट है, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे नीट और आईआईटी का। इसके बाद हम लोग आगे कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक होमवर्क करो, तुम लोगों से असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। गॉस लॉ का सारा क्वेश्चन 24 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, मे भी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। जो प्लेट वाला क्वेश्चन है उसको भी करवाया नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन, और थोड़ा एक नया टाइप का नया पैटर्न का क्वेश्चन है जो मे भी शायद नहीं बने, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है, मे भी बन भी सकता है। तो गॉस लॉ वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 24 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है या 10 या 12 क्वेश्चन वर्कआउट में है, तो पूरा 36 क्वेश्चन बनेगा। और असाइनमेंट का 1 और 2 चैप्टर दोनों आई थिंक शायद 250 या 300 क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो तब तक पढ़ते रहो, लॉकडाउन का पालन करो, ऑल द वेरी बेस्ट।